मेरे जितने भी 72 सब्सक्राइबर हैं, मैं उन सभी का सबसे पहले तो बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और दूसरा कि जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं लेकिन सिर्फ व्यूवर्स हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सशर्त या समाश्रित विधान, जिसको हम कंडीशनल और कंटिंजेंट लेजिस्लेशन भी कहते हैं। तो लेजिस्लेशन के जितने भी प्रकार होते हैं उनमें से ये भी एक प्रकार है। मैंने आपको लेजिस्लेशन के प्रकार नहीं बताए हैं क्योंकि मुझे लगा कि तैयारी के लिए हमें पहले अपना सिलेबस ही कवर करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है, उसके सोर्स क्या होते हैं, ये सब भी नहीं बताया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी नहीं बताया। मैंने सीधे सिलेबस से ही स्टार्ट किया क्योंकि इतनी नॉलेज लेने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, वो हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो क्यों ना पहले हम अपने एग्जाम की तैयारी कर लें। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है, उसके सोर्सेज क्या हैं और कहाँ से आया और उसके कितने प्रकार होते हैं लेजिस्लेशन के, ये सब हम फिर कभी पढ़ेंगे। फिलहाल हम पहले पास होने के लिए पढ़ते हैं। तो सशर्त और समाश्रित विधान एक ही नाम है और कंडीशनल और कंटीजेंट भी एक ही नाम है। ये क्या होता है? तो ये एक ऐसा विधान यानी कि कानून होता है जो कि किसी घटना के घटने पर ही लागू होता है, और वो घटना होती है आकस्मिक घटना, यानी कि अचानक घटने वाली घटना पे ही लागू होगा। या तो फिर ये भी कह सकते हैं कि जब विधायिका कानून बनाती है और कानून बनाने के बाद कार्यपालिका को सौंप देती है लागू करने की सारी जिम्मेदारी, तो कार्यपालिका को वो ये बोल के सौंपती है कि आपको ये कानून तब लागू करना है जब कोई पर्टिकुलर शर्त जो है, कंडीशन जो है वो पूरी हो जाएगी। तो कार्यपालिका उस कानून को तभी लागू कर सकती है जब वो शर्त विधायिका द्वारा लगाई गई शर्त को पूरी कर देती है। तो जैसे ही ये शर्त पूरी होती है वैसे ही कार्यपालिका के पास में शक्ति आ जाती है कानून को लागू करने की। तो जो कानून किसी घटना के घटने पर लागू होते हैं या विधायिका द्वारा लगाई गई किसी शर्त को पूरा करने के बाद ही लागू किए जाते हैं, वही कहलाते हैं सशर्त और समाश्रित विधान यानी कि कानून। अब इसकी उत्पत्ति और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कहाँ से आया ये? जाहिर सी बात है, हम लगभग पुराने जितने भी लॉज हैं वो इंग्लिश लॉ यानी अंग्रेजों के ही छोड़ के गए हुए जो लॉज हैं जो उन्होंने बनाए थे वही हम पढ़ रहे हैं। तो इसकी शुरुआत भी यहीं से हुई होगी। तो क्या कहाँ से आया ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब सशर्त और समाश्रित विधान जो है, वो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपने जो उपनिवेश होते थे उन पर शासन करने के लिए इस तरह के कानून, इस तरह का जो है विधान और कानून बनाया करते थे। अब उपनिवेश क्या होता है ये भी समझने वाली बात है भाई। उपनिवेश हम शब्द तो बहुत बार सुनते हैं लेकिन कभी कभार ऐसे ही पढ़ के आगे चले जाते हैं, लेकिन उसके अंदर का हमें मतलब नहीं पता होता है। तो उपनिवेश का मतलब होता है एक ऐसी कंट्री जो कि युद्ध के बाद दूसरी कंट्री को जीत लेती है, और जीतने के बाद जो विनर कंट्री होती है यानी कि विजेता राष्ट्र जो होता है, उसके जो लोग होते हैं वो हारी हुई कंट्री यानी कि जो हार चुकी है उससे युद्ध में, उस जीते हुए कंट्री के लोग हारी हुई कंट्री में जाके जब रहना शुरू कर देते हैं, वहां पर स्थायी रूप से बस जाते हैं, तो वही लोग जो है उपनिवेश कहलाते हैं। तो ये जो जितने भी उपनिवेश थे, इन्हीं लोगों पर शासन करने के लिए इस तरह के कानून जो है अंग्रेजों ने बनाना शुरू किया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको उपनिवेश नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं फिर से उसको समझाऊंगी आपको। ये जो सशर्त और समाश्रित विधान होते हैं ना, ये अपने आप में पूरी तरीके से पूर्ण यानी कि कंप्लीट होते हैं। कार्यपालिका को इसमें कोई भी बदलाव और फेरबदल की जरूरत नहीं होती है, और इतना अधिकार जो है विधायिका उसको देती भी नहीं है। यहाँ सिर्फ उसको ये बताती है कि इसको आपको इस दिन पर, इस डेट पर, या फिर आपको जो डेट सही लगती है, जो दिन आपको ठीक लगता है या कोई शर्त पूरी हो जाती है, तो आपको सिर्फ इसको लागू करना है, और इसमें बदलाव आपको नहीं करना है, और इसके साथ में कुछ भी छेड़छाड़ करने की आपको जरूरत नहीं है। ये अपने आप में कंप्लीट लेजिस्लेशन है, आपको सिर्फ लागू करना है। अब आ जाते हैं हम लोग सशर्त विधान के प्रकार और उसके वर्गीकरण में। वो भी मैंने लिख दिया है। अरे हाँ, एक चीज छूट गया, देखिए यहाँ पर मैंने एक ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन ली है जिनका नाम है कोली। ये डेफिनेशन आप अपने अब नोट्स बना रहे होंगे तो आप उसमें नोट कर लीजिएगा।
इस डेफिनेशन को मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि उन्होंने बस वही बात बताई है कि क्या होता है कानून, उसकी परिभाषा दी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनकी डेफिनेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं सशर्त विधान के प्रकार और उसका वर्गीकरण। इस प्रकार के विधान के लगभग सभी कानूनों में पाए जाते हैं। ये जो शर्त वाले विधान होते हैं ना, कानून जो कि शर्त पर लागू होते हैं, ये लगभग सभी कानूनों में है। मतलब कि विधायिका बहुत सारे ऐसे कानून बनाती है जिसको वो लागू नहीं करती और लागू करने की जिम्मेदारी जो है कार्यपालिका पर छोड़ देती है, जिसमें अधिनियम के लागू होने की तारीख निर्धारित करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका पर छोड़ देती है कि आप अपने हिसाब से इसको जिस डेट पर आप ठीक समझें, जब आपको उचित लगे, आप इसको लागू कर दीजिए। दूसरा है कार्यपालिका को अधिनियम की अवधि का विस्तार करने की भी शक्ति प्रदान की जाती है। विधायिका ये भी कह देती है कि आप जब तक चाहें इस अधिनियम का विस्तार कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इस अधिनियम को आप 10 साल के लिए बनाएं, 5 साल के लिए बनाएं, 30 साल, 40 साल, 50 साल या फिर हमेशा के लिए, वो आपके ऊपर है। मेरा काम सिर्फ कानून को बनाना था, इसको कब और कितने दिन तक चलाना है ये आपकी जिम्मेदारी है। तीसरा है कि कानून के द्वारा कार्यपालिका को कानूनों को दूसरे राज्यों में भी लागू करने और अपनाने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। यहाँ पर कार्यपालिका को ये तक जिम्मेदारी दे दी जाती है कि अब भारत के जितने भी राज्य हैं या आपको जहां लगता है कि इस कानून को लागू करवाना चाहिए, आप उन राज्यों में लागू करवाइए और वहां की राज्य सरकारों को कहिए कि इस कानून को वो भी अपना लें। इसके बाद आता है 4 नंबर में, कार्यपालिका को उस अधिनियम में निर्धारित किए गए प्रावधान का और ज्यादा क्षेत्रों पर विस्तार करने की शक्ति प्रदान की जाती है। विधायिका कार्यपालिका को ये भी कहती है कि आप जब इस कानून को लागू करें तो ज्यादा से ज्यादा और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जहां पे कानून लागू होने की संभावना नहीं भी या कम दिखाई देती है, वहां भी आपको लागू करने की ये कोशिश करनी है। अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे, प्रत्यायोजित विधान और सशर्त विधान में क्या अंतर है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड कंडीशनल लेजिस्लेशन में क्या फर्क है। तो सबसे पहला फर्क है, आप लोग भी जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो आप लोग भी इसी तरह बीच में लाइन देके लिखिएगा। हालांकि मेरी लाइन टेढ़ी हो गई है, आप लोग टेढ़ी मत दीजिएगा, आप लोग स्केल से खींच लीजिएगा। तो प्रत्यायोजित विधान क्या होता है? एक तो पहली बात यह है कि इसे हम अधीनस्थ विधान के नाम से भी जानते हैं, और सशर्त विधान में क्या है, इसको हम समाश्रित विधान के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही आसान आंसर है। उसके बाद सेकंड अंतर है दूसरा कि विधानमंडल कार्यपालिका को कानून बनाने की शक्ति यहाँ पर प्रदान करती है कि आप जो कानून हमने बना दिए हैं उसमें अगर संशोधन की आवश्यकता पड़ी तो वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर सशर्त विधान में क्या है, यहाँ पे कार्यपालिका को कानून बनाने की नहीं बल्कि किसी शर्त पर कानून को लागू करने की शक्ति दी जाती है। थर्ड नंबर में है कि यहाँ पर किसी शर्त के पूरा होने या फिर किसी अचानक घटने वाली घटना की जरूरत नहीं होती। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में कोई शर्त, कोई घटना, इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कानून को बनने और लागू करने के लिए, लेकिन सशर्त विधान के मामले में शर्त पूरी होने के बाद ही कानून लागू किया जा सकता है। 4 नंबर में है कि यहाँ पर प्राधिकारी कानून बनाने की प्रक्रिया में अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने डिस्क्रिएशन का यूज कर सकते हैं कि जब उस कानून में जिस चीज की भी जरूरत है उसको अपने हिसाब से लागू करना, अपने हिसाब से उसमें बदलाव करना, ये भी कर सकते हैं। लेकिन सशर्त विधान के मामले में कार्यपालिका को अपने विवेकाधिकार यानी कि अपने डिस्क्रिएशन को यूज करने का राइट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। इससे रिलेटेड 2 लैंडमार्क जजमेंट एंड लैंडमार्क हैं तो इम्पोर्टेंट भी हैं। ये आपके सामने है, जतेंद्र नाथ गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, द दिल्ली लॉज एक्ट 1912 का केस है। दोनों के दोनों ही पुराने केस है और दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। इस केस का फैक्ट मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है बिकॉज दीज फैक्ट विल बी इन योर बुक सो यू कैन रीड एंड राइट फ्रॉम देयर। तो स्टार्ट करते हैं जतेंद्र नाथ गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के। मेरे बुक में जिनका जिनका साइटेशन नहीं होता है मैं नहीं लिखती हूँ, तो आपके बुक में हो तो आप जरूर लिखें या फिर गूगल से सर्च कर सकते हैं। तो जतेंद्र नाथ गुप्ता के केस में क्या था, जतेंद्र नाथ गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में फेडरल कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये जो विधायी शक्ति होती है विधायिका के कानून बनाने की, उसका प्रत्यायोजन जो होता है यानी डेलीगेशन जो है सशर्त विधान की सीमा से परे नहीं कर सकती। यानी जो सशर्त विधान बनाने के लिए मतलब जो वो कंडीशन दी है कि भाई
आप कार्यपालिका को कि एक शर्त के अनुसार ही आपको उसको लागू करना है, तो उतनी ही सीमा में उसको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। किसको? कार्यपालिका को। इसके कुछ नियम होते हैं, शर्तें होती है जो कि कार्यपालिका को माननी ही होती है, फॉलो करनी होती है, और इसकी कुछ संकुचित सीमा होती है, इसकी कुछ लिमिट्स होती है जिसको क्रॉस नहीं कर सकती कार्यपालिका। विधायिका जो भी कानून बनाने लागू करने के लिए कुछ शर्त और कुछ सीमा निर्धारित करती है, उसके अनुसार ही कार्यपालिका को चलना होगा। बहुत ही आसान डिसीजन। दूसरा केस है दिल्ली लॉज एक्ट 1912 का केस है। इस केस में 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसका जजमेंट दिया था, और ये प्रीवी काउंसिल से डिसाइडेड केस है। बहुत ही पुराना केस है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट केस है। आप इसको अपने बुक से पढ़ना मत भूलिएगा, और नोट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। हो सकता है कि ये आपको प्री में भी पूछा जाए। इसमें ये डिसाइड किया गया था कि कुछ सिद्धांत हैं, और कुछ 3 या 4 सिद्धांत जो है वो निर्धारित किए गए थे कि इन्हीं सिद्धांतों पे चल के और इन्हीं सिद्धांतों के दायरे में रहकर ही कार्यपालिका को किसी सशर्त विधान को लागू करने का अधिकार है। बस इन कुछ 4 सिद्धांत हैं, उन्हीं पर उनको चलना है। इसके आगे वो और कुछ भी अपने मन से डिसीजन नहीं ले सकती, और अपने मन से कोई सिद्धांत जो है लागू नहीं कर सकती, ना ही निर्धारित कर सकती है। वो सिद्धांत आपके बुक में भी होंगे, इसलिए वो भी मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं। आप अपने बुक से देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपकी बुक में वो सब कुछ नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं वो सिद्धांत जो है नोट करके आपको वीडियो बना के भेज दूंगी। तो ये खत्म होता है। अब इसके बाद एक आखिरी पॉइंट बचता है, और वो है हेनरी 8th क्लॉज। बस वो एक वीडियो में आपको समझाना है। उसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मेरा कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी भी इस सिलेबस के इस पॉइंट के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। आपको इस वीडियो को सुनने के लिए, आप जो लोग सुन रहे हैं सभी को थैंक यू। सब्सक्राइबर को बहुत सारा थैंक यू जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, मुझ पर विश्वास किया कि मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, आप लोग को समझा सकती हूँ। आप लोग जम के मेहनत कीजिए, बहुत मन लगा के तैयारी कीजिए। कोई सवाल आपके मन में तो मुझसे पूछ लीजिए। मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। लेकिन जिनको समझ में नहीं आती है पढ़ाई, वो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब ना करें। मेरे वीडियोस को लाइक करें, जिससे मुझे पता चले कि आपको पसंद आ रहा है, और नहीं पसंद आ रहा है तो अनलाइक कर दें, मैं समझ जाऊंगी। और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम, अपनी बातों को जरूर रखें। आप लोग सभी अपना ध्यान रखें। मैं हेनरी 8th क्लॉज के साथ में आपसे जल्दी ही मिलूंगी। बाय बाय।